शेख हसीना पर आईसीटी के जज ने फैसला पढ़ना शुरू कर दिया है। शेख हसीना का अपराध मानवता के खिलाफ, कहा निहत्थे प्रदर्शनकारियों को मारा गया। शेख हसीना के खिलाफ 5 गंभीर आरोप, छात्रों पर अमानवीय अत्याचार किए गए तो 1400 से ज्यादा हत्या के आरोप उन पर हैं। इसके अलावा हिंसा भड़काने के आरोप हैं। निहत्थे प्रदर्शनकारियों को मारा गया ये कहा, और साथ ही शेख हसीना का अपराध मानवता के खिलाफ आईसीटी की तरफ से कहा गया है। हालांकि फैसला पढ़ा जा रहा है। जी हां, तो शेख हसीना को लेकर फैसला पढ़ा जा रहा है। बड़ा दिन कह सकते हैं शेख हसीना के लिए बांग्लादेश में। बांग्लादेश इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल का फैसला और मानवता के खिलाफ अपराध के लिए यह फैसला सुनाया जा रहा है। जुलाई 2024 के आंदोलन में हिंसा पर यह फैसला है और हिंसा में करीब 1400 लोगों की मौत का इसमें दावा किया गया है। हिंसा के बाद हसीना का तख्ता पलट हो गया और हसीना को बांग्लादेश छोड़कर भागना पड़ा। अगस्त 2024 से भारत में ही रह रही हैं शेख हसीना। और जुलाई 2024 हिंसा के मुख्य आरोपी की बात करें तो शेख हसीना इसमें मुख्य आरोपी है और हिंसा की मास्टरमाइंड होने का आरोप है इनके ऊपर। 1400 लोगों की हत्या का भी आरोप लगाया गया है और असदुज्जमान खान कमाल भी इसमें आरोपी हैं, पूर्व गृह मंत्री जो कि अभी भारत में है। चौधरी अब्दुल्ला अल ममून पूर्व आईजीपी सरकारी गवाह बन चुके हैं इस मामले में। सबूत और गवाह, ये अगर इस पर हम बात करें तो देखिए क्या सबूत कोर्ट में पेश किए गए हैं इन आरोपों के बाद से इनको साबित करने के लिए। इसमें 84 गवाह रखे गए हैं कोर्ट के सामने। हिंसा के पीड़ित को रखा गया है, डॉक्टर्स, पत्रकार, पूर्व अधिकारी, ऑडियो टेप्स, वीडियो फुटेज और ड्रोन लॉग्स को भी इसमें शामिल किया गया है प्रमाण के तौर पर। ये देखिए, सबसे बड़ा सवाल आज का यही है कि शेख हसीना को लेकर क्या फैसला सुनाया जाएगा। आईसीटी में थोड़ी देर में ही ये फैसला सामने आ जाएगा और कोर्ट के बाहर प्रदर्शनकारी इस वक्त मौजूद हैं। और मजरूल इस्लाम खान हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे ज्यादा बातचीत करेंगे। आईसीटी थोड़ी देर में फैसला भी सुना देगा, लेकिन फिलहाल फैसला पढ़ा जा रहा है। जिस तरीके से अभी कहा गया है वो तो यही बताया गया है कि जो भी हुआ वो मानवीय फैसला नहीं था, वो मानवता के खिलाफ था। जिस तरीके से शेख हसीना की तरफ से भी कहा गया था कि अगर फैसला आएगा तो हो सकता है उनके पक्ष में ना हो। खान सर, चलिए एक बार फिर से बातचीत की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल फैसला पढ़ा जा रहा है और थोड़ी देर में फैसला भी आ जाएगा। बिल्कुल, और ये सबसे बड़ा सवाल प्रगति यही है कि इस फैसले के का इंपैक्ट क्या होगा बांग्लादेश में। मजरूल साहब, आप कैसे देखते हैं अगर ये कोर्ट की तरफ से फैसला हसीना के, शेख हसीना के खिलाफ जाता है तो इसका ओवरऑल बांग्लादेश में क्या इंपैक्ट हो सकता है आने वाले दिनों में? देखिए, जिस तरह के सिचुएशन पे ऑन पे चल रहा है ये बांग्लादेश, टोटली द कंट्री इज अंडर कंट्रोल ऑफ एंटी अवामी लॉबी, और कह सकते हैं कि जो स्टूडेंट्स फोरम थे और जो हसीना के जो 15 साल के जो रेल पे जो कार्रवाई हुई, उनकी विपक्ष के जो पार्टी थे उन्हीं लोगों का अब शासन चल रहा है। तो गवर्नमेंट जो ट्राई कर रहे हैं कि ये ट्राइब्यूनल पे जो हसीना के लिए, हसीना के पक्ष पे एक लॉयर पैनल उन लोगों ने सेट कर दिया है। दे हैव ट्राइड टू डिफेंड हसीना ऑन बिहाफ ऑफ देम। देन आपकी बात ये है कि वो जो एविडेंस सामने ला रहा है हसीना के विपक्ष में, ये इज वेरी क्लियर दैट all the things were very much supported by or ordered by Sheikh Hasina. बीचों बीच आपको कमल साहब जो है हमारा प्रीवियस होम मिनिस्टर, उनके खिलाफ भी बहुत सारे इंफॉर्मेशन मिला, प्रूफ मिला। और आप देखिए कि तीनों आरोपी के बीचों में जो अब्दुल्ला साहब है, फॉर्मर आईजीपी, वो स्टेट वो राज साक्षी बन गए। तो अब वर्डिक्ट क्या आएगा ये तो कोर्ट ही कह सकते हैं, बट
most of the people are expecting that would be completely against Sheikh Hasina. बिल्कुल बड़ी So, बात मजरूल साहब, आप कह रहे हैं जो वर्डिक्ट आएगा इंटरनेशनल क्राइम ट्राइब्यूनल का, उसके मुताबिक शेख हसीना की मुश्किलें बढ़ सकती हैं क्योंकि उनके खिलाफ आएगा। और जो टिप्पणी जो कमेंट सामने आ रहा है कि शेख हसीना अपराध मानवता के खिलाफ रहा और उन्होंने निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवाई, ये तक बात निकलकर सामने आ रही है कोर्ट के भीतर। कुछ ही देर में फैसला आएगा, अभी जो अहम प्रक्रिया है वो चल रही है। संजय भारद्वाज सर हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय भारद्वाज सर, कुल मिलाकर जो केसेस हैं 1400 हत्या, इसके अलावा 2024 की जो हिंसा रही, पूरे मामले शेख हसीना को जिम्मेदार बता रहे हैं और इसीलिए मामला एक कोर्ट में पहुंचा। तब से लेकर तख्ता पलट हुआ, मोहम्मद यूनुस केयर टेकर बने और अनरेस्ट बना हुआ है। लेकिन कोर्ट का जो भी फैसला रहेगा वो शेख हसीना, वहां के जानकार कहते हैं कि उनके खिलाफ में आएगा। देखिए निधि, इस बात साफ साफ है कि जो कोर्ट है, जो आईसीटी है, उस पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। दूसरी बात, जो सरकार है मोहम्मद यूनुस की, उस पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। उसकी कोई संवैधानिक वैधिक कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। और वहाँ पे उनका मैंडेट था कि अगस्त जो हुआ 2024 में, उस रिवोल्ट के बाद में आप वहाँ पे फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराइए। वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं कराने के बजाय वहाँ पे पॉलिटिक्स कर रहे हैं और पॉलिटिक्स के पीछे जो सारा सिंडिकेट है वो जमात इस्लाम का है। जमात इस्लाम बेसिकली बदले की राजनीति कर रहा है। 1971 में जो जेनोसाइड हुआ और उनके खिलाफ जो ट्रायल आईसीटी के माध्यम से किया गया और जो कल्प्रिट थे उनको जो पनिशमेंट किया, अब वो उसी ही हथियार को शेख हसीना के खिलाफ इस्तेमाल करके पाकिस्तान के इशारों पर शेख हसीना को बेसिकली पनिश करना चाहते हैं। तो जो राजनीति हो रही है वो बेसिकली विंडिक्टिव है और वो बांग्लादेश के लिए ठीक नहीं है। बांग्लादेश की जो अपनी स्पिरिट है, जो अस्मिता है, उसके खिलाफ है। जो बंगाली राष्ट्रवाद की बात करते हैं, वहाँ पर जो ताकतें सक्रिय हैं वो बांग्लादेश को पाकिस्तान बनाने की राह पर धकेल रही है और कट्टरपंथी और पूरा का पूरा वहाँ पे तंत्र काम कर रहा है। तो दूसरी बात यह है कि जितने भी वहाँ पर सेक्रेटरीज हैं, जो मिनिस्ट्रीज हैं, या आप ये डीसीपीज और कलेक्टर्स जितने भी हैं, वो सब वाइस चांसलर हैं, वो सब जमात इस्लाम के काडर हैं। तो स्थिति चिंताजनक है और जनता जो बहुत बड़ा एक मास सपोर्ट है अवामी लीग का, आप ये मान के चलिए कि एकमात्र। लेकिन भारद्वाज सर, ये तो फिर एनार्की हो जाएगी शेख हसीना के समर्थकों के लिए भी कि वो सड़कों पर इस तरह गाड़ियों को फूंक रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं। नहीं, निश्चित रूप से अनार्की हो चुकी है। देखिए, लोकतंत्र को बिल्कुल दबोचा जा रहा है, उसको कुचला जा रहा है। आज जो भी एकमात्र जो पैन बांग्लादेश पॉलिटिकल पार्टी है वो अवामी लीग है, जिसने 1971 की लड़ाई लड़ी और इस्लामिक कट्टरतावाद के खिलाफ लड़ी। और आप मान के चलिए कि जितना पॉपुलरिटी आज, अगर फ्री एंड फेयर एंड क्रेडिबल इलेक्शन होते हैं तो मान के चलिए कि शेख हसीना को बहुत बड़ा बहुमत मिलेगा, उनकी पॉलिटिकल पार्टी को बहुत बड़ा बहुमत मिलेगा। लेकिन चूंकि जो एक्सटर्नल पाकिस्तान खुद तो लोकतंत्र के रास्ते पे चलता नहीं है, तो वो कैसे बांग्लादेश को और उनकी जो डीप स्टेट है वो बांग्लादेश को लोकतंत्र के रास्ते पे धकेलेगा। वो इस्लामाइजेशन कर रहा है, रेडिकलाइजेशन कर रहा है और उसमें ये जो मोहम्मद यूनुस की सरकार है वो उसकी कठपुतली बने हुए हैं और उनके इशारों पे काम कर रहे हैं। ये बांग्लादेश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। एक बहुत अच्छा एक परफॉर्मेंस, इकोनॉमिक परफॉर्मेंस बहुत अच्छा बांग्लादेश का जा रहा था। बिल्कुल सर, हालांकि देखना होगा फैसला क्या आएगा। मजरूल सर, आप जरा ये बताइए, आपको नहीं लगता कि अगर फैसला खिलाफ में आता है तो उसके बाद हालात और भी ज्यादा तनावपूर्ण हो जाएंगे बांग्लादेश में? देखिए, in one sense Awami League is more or less wiped out from the country because जो भी प्रोटेस्ट करने के लिए बाहर आते हैं उन लोगों की जो हिंसक घटना अगर करने की कोशिश करते हैं वो लोग अरेस्ट होते हैं, उन लोगों का अंदर कर दिया जाता है। और बात यह है कि मोस्ट ऑफ द पीपल जो अवामी लीग की लीडिंग पे थे वो इस वक्त कंट्री पे, देश पे मौजूद नहीं है। वो वेदर इंडिया और अदर कंट्री पे जाके पॉलिटिकल असलम ले चुके हैं। तो अब जो पीपल जो जनरल सपोर्टर्स थे, मोस्ट ऑफ देम वर नॉट बेनिफिशियरी फ्रॉम अवामी लीग। मोस्ट ऑफ देम, आई एम टेलिंग, मोस्ट ऑफ देम वर नॉट बेनिफिशियरी फ्रॉम अवामी लीग। 16 साल पे देखा जाता है ये जो लोग अरेस्ट हो रहे हैं। बिल्कुल मजरूल साहब, सवाल बहुत सारे हैं। सवाल तो इस पूरी जुडिशियल प्रोसेस को लेकर भी है, सवाल इसके इम्प्लीकेशंस को लेकर भी है। और जब शेख हसीना या जिनके खिलाफ भी फैसला आ सकता है
वही बांग्लादेश में नहीं है तो इस फैसले का क्या मतलब होगा, यह भी एक सवाल खड़ा होता है। हम लौटेंगे आपके पास और देखिए यह फैसला इस वक्त सुनाया जा रहा है कोर्ट में और हर एक अपडेट लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि इस पूरे मामले में कोर्ट की तरफ से जो ट्रिब्यूनल है उसकी तरफ से क्या निर्णय लिया जाएगा। जैसा कि हमारे मेहमान भी बता रहे थे कि ज्यादा संभावना यही है कि फैसला शेख हसीना और दूसरे लोगों के खिलाफ ही जाएगा।